हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा परवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ये एक फाइनल टॉपिक होगा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड और क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो कंप्लीट प्रोसेस हुई है उसमें जितने भी एनर्जी प्रोडक्ट बने हैं वो एनर्जी प्रोडक्ट किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होते हैं और जो रिडक्टिव सब्सटेंसेस हैं या रिडक्टिव स्ट्रेंथ्स हैं वो किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा। देखें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपने से रिलीज करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी दूसरे पर दे दिया, तो दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो तो माइनस चार्ज पे चला जाएगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसकी कंप्लीट प्रोसेस रेस्पिरेशन में या माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होती है, इनर मेम्ब्रेन पर। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रोसेस कहाँ होने वाली है, अंतः झिल्ली पर। अंतः झिल्ली पर होगी, साथ के साथ एटीपी का प्रोडक्शन होगा और एटीपी स्टोर कहाँ होंगे, मैट्रिक्स में होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहाँ पर होगा, इनर मेम्ब्रेन पर, लेकिन एटीपी स्टोर कहाँ होंगे, मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में स्टोर करने के लिए और एटीपी को बनाने के लिए काम कौन करता है, F1 पार्टिकल, या इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो इस तरह से इनर मेम्ब्रेन और ऑक्सीसोम कंबाइंडली यहाँ पर पूरा ETS कंप्लीट करते हैं। ETS एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और बाकी की जो प्रोसेस हुई है उनके थ्रू जो NADH2 एंड FADH2 बने हैं। NADH2 FADH2 का मतलब क्या है कि इनके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में नहीं बल्कि प्रोटॉन की फॉर्म में है। जब इनके पास प्रोटॉन है तो इनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी। कभी भी कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन लेगा तो साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी लेगा, और रिलीज अगर प्रोटॉन करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। जब भी प्रोटॉन या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। लेकिन जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो कहीं और भी तो जाएंगे ना, किसी सब्सटेंस के पास में, तो साथ में उस सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन या अपचयन। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। जो बात हमने यहाँ इसके लिए कही वही बात FADH2 के लिए भी होती है कि ये भी क्या होता है, रिडक्टिव सब्सटेंस है। तो रिडक्टिव सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि इनका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन जिसके पास ये हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये जो NADH2 बने हैं और जो FADH2 बने हैं वो मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जाकर वहाँ ATP बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू नेक्स्ट तो वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और उसी एनर्जी से क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ पर F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हम एक बार फिर देख लेते हैं। F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है तो इस इनर मेम्ब्रेन से इस तरह से ये रिजेस निकले हुए होते हैं। ये जो उभार यहाँ पर निकला हुआ है ये उभार ही क्या होता है, F1 पार्टिकल होता है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के सब्सटेंस या दो तरह के प्रोटीन्स हम बोल सकते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं F0 पार्टिकल और एक होता है जिसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल। ये जो दोनों F0 और F1 हैं ये एक्चुअल में है क्या, ये दोनों इकाइयाँ हैं, ये दोनों यूनिट्स हैं। किसकी यूनिट्स होती हैं, ATP सिंथेटेज एंजाइम की। ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा, ATP सिंथेटेज एंजाइम ADP के साथ में जोड़ देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो कि मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और क्या बना देगा, ATP। तो ATP का सिंथेसिस या प्रोडक्शन होगा। तो होता क्या है
कि जो प्रोटॉन्स हैं, जब प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता है, तो साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को F0 लेगा और F0 किसको देगा, F1 को देगा। F1 क्या करेगा, मैट्रिक्स में, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर की तरफ F1 पार्टिकल अंदर होता है, तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स। तो F1 पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं होगा, ओनली एनर्जी दी जाएगी मैट्रिक्स की तरफ, और वहाँ पर ADP के साथ में किसको जुड़वा दिया जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे, या तो ये प्रोटॉन्स आते हैं NADH2 से, या फिर ये प्रोटॉन किससे आते हैं, FADH2 से। ये दोनों ही यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का वर्क करते हैं। ये तो बात हुई। अब यहाँ पर कितने ATP बनेंगे उसके बारे में हम बात करें। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। 2 NADH2 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टोटल 6 ATP बनेंगे। तो ये जो 6 ATP है इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो दो NADH2 बनाता है। ये जो NADH2 है जो कि कहाँ बने हैं, साइटोप्लाज्म में, वहाँ से सब यूनिट्स ऑफ पार्किंसन के थ्रू कहाँ पर, सब यूनिट्स ऑफ पार्सन के थ्रू कहाँ पर ला दिए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन में, वहाँ आ जाते हैं और फिर वहाँ पर प्रोसेस होती है। तो ATP ग्लाइकोलाइसिस से 6 ATP बनेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि टोटल 2 ATP बनते हैं। तो जब यहाँ टोटल 2 NADH2 बनते हैं, तो ये जो 2 NADH2 बने हैं ये भी क्या करते हैं, 6 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से टोटल 12 ATP बन गए हैं। नेक्स्ट फाइनली क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होगी इसके अंदर हमने पढ़ा कि टोटल क्या होता है, 6 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। 6 NADH2 का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर टोटल 18 ATP बन जाएंगे और फाइनली 2 FADH2 भी बनते हैं, तो टोटल 4 ATP। यहाँ पर इस तरह से टोटल क्या होता है, 34 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके थ्रू, ETS के थ्रू। इसके अलावा 2 GTP जो हमने आगे बात की थी, और ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 ATP बनते हैं। इस तरह से टोटली 38 ATP नॉर्मली किसी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 34 ATP किस तरह से बने हैं, इनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कंप्लीट प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीजन मैंडेटरी है, ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इसको याद रखें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ATP होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या इसे कहेंगे ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। तो यहाँ पर जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में ATP बनता है, उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। अब हम देखेंगे किस तरह से NADH2 से ATP बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या फिर अंतः झिल्ली पर इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है और इस तरह से जंप करते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में इलेक्ट्रॉन आता है। इसी को हम कहते हैं ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर या रेस्पिरेशन के ETS में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के अंदर टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि 5 जटिल हैं। मींस कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन या एक जटिल का फॉर्मेशन करते हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन हैं? सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मानते हैं
क्योंकि ये जो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यही क्या करता है, NADH2 या FADH2 दोनों से, FADH2 के लिए FADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा और इन दोनों से हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाया जाता है। NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर क्या करेगा, जो NADH2 बने हैं, देखें अगर ये इनर मेम्ब्रेन है तो हम मानेंगे कि ये बाहर क्या होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और दूसरी साइड पे अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स। तो जो ATP बनेंगे वो मैट्रिक्स की तरफ बनेंगे। NADH2 FADH2 क्रैब साइकिल से बना है तो मैट्रिक्स के थ्रू अंदर जाएगा इनर मेम्ब्रेन की तरफ, और NADH2 बाहर से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ से भी आते हैं और मैट्रिक्स से भी आते हैं। तो हम यहाँ पर एक NADH2 लेके चलते हैं, 1 NADH2 3 ATP बनाता है और FADH2 2 ATP बनाता है। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि दोनों एक ATP कम क्यों बनता है FADH2 से। तो देखें NADH2 जो है, इस NADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन करवाया जाएगा। तो जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, और यहाँ से क्या होगा, रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2, प्लस यहाँ पे रिलीज होंगे क्या, 2 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन भी कहाँ चले जाते हैं, मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर। तो इस तरह से इनर मेम्ब्रेन पर किस तरह से ETS होगा वो देखेंगे हम। तो पहला कॉम्प्लेक्स हमने बात कर ली है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है FMN FES कंबाइनली मिलकर क्या करते हैं, सेकेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो याद रखें सेकेंड कॉम्प्लेक्स कौन होगा, FMN और FES। FMN है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसका नाम है। FMN इज, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, FMN इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, NADH2 का। NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाता है, FMN के पास ही जाता है। FMN और FES दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, जहां पर FMN FES प्रेजेंट है वहीं पर क्या होता है, एक F1 पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी देगा, और वो एनर्जी किसके पास जाएगी, F1 पार्टिकल के पास में। FMN ने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर करा FES के पास में। लेकिन जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसने एनर्जी दी, और उस एनर्जी के थ्रू ही जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर ADP किससे रिएक्शन करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और क्या बनाता है, ATP। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पर हाई पावर एनर्जी है, स्टार्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन रिलीज की, तो यहाँ पर हाई पावर एनर्जी से क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट ATP जो NADH2 से बनता है वो इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी है, इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं हुआ है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्दर प्रोसेस करेगा। आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं इसको। FMN से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया, फिर यहाँ से ये जाता है यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन इसको कहा जाता है, यूबीक्विनोन, या फिर इसको बोलते हैं कोएंजाइम Q। जैसे कोएंजाइम A है उसी तरह से कोएंजाइम Q। तो यूबीक्विनोन या कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन लेगा, फर्दर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 जो है ये यहाँ पर क्या होते हैं, 1 सेकेंड, जो यूबीक्विनोन है, यूबीक्विनोन क्या होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थर्ड लेता है। इसके बाद में साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 है, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फोर्थ बनाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो गया। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 से भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर F1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ये F1 पार्टिकल अगेन ADP की रिएक्शन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से करवाकर क्या बनाता है, ATP बनाता है। अगेन इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफर हुई है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आगे और बढ़ता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच जाता है साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 के बीच में। ये साइटोक्रोम की पूरी एक चेन है, इसी सीक्वेंस में साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। साइटोक्रोम जो हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। कहीं पर भी अगर ATP बन रहा है तो साइटोक्रोम डेफिनेटली वहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 हैं, दीज आर
कॉम्प्लेक्स 5। तो इस तरह से टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आता है, अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, एक F1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। एनर्जी अब कम हो चुकी है, तो ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्शन करके क्या करते हैं, ATP बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक ATP यहाँ बना है, एक ATP यहाँ बना है और एक ATP क्या होता है यहाँ। इस तरह से 3 ATP बनते हैं। जो साइटोक्रोम A3 है, साइटोक्रोम A3 जो होता है, दिस इज फाइनल साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है साइटोक्रोम की फॉर्म में। इसको लास्ट या फाइनल भी हम कह सकते हैं, फाइनल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। एक्चुअल में ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की ही डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, अंतिम या फाइनल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास में आए, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कर दिए जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में बाइंड कर लेती है। ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन लिए तो साथ में ये क्या लेगी, यहाँ पर प्रोटॉन भी लेगी। अब इसको प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, जो एक NADH2 ब्रेक हुआ था जिसने ये सारी प्रोसेस करवाई है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिले हैं, तो प्रोटॉन भी कहाँ पर मिलेगा, इसी NADH2 से किसके पास में आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन से हाफ ऑक्सीजन मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करती है और क्या करती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाती है। तो इस तरह से जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएंगे। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इसके बाद में यहाँ इलेक्ट्रॉन बाइंड हो चुका है, तो अब आगे इलेक्ट्रॉन फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा। तो इस तरह से जो NADH2 का 1 मॉलिक्यूल है, उससे क्या हुआ है, ATP के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। सेम प्रोसेस FADH2 के लिए होती है। सिर्फ यहाँ पर आपको याद रखना है कि FADH2 के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ही इलेक्ट्रॉन के FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहीं से सिस्टम यही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है, इनर मेम्ब्रेन पर ये सिस्टम फिक्स है। जब आप देखें कि FADH2 ने यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब यहाँ से ही मूवमेंट होगी, और इसके बाद में सिर्फ 2 ही F1 पार्टिकल मिल रहे हैं, तो ATP भी कितने बनेंगे, 2। NADH2 ने प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट की, तो कितने ATP मिल रहे थे, 3। बट FADH2 ने तो क्या किया है, ओनली 2 ही F1 पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड की है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पर 2 ATP बनते हैं। दैट इज वाई 1 NADH2 is equal to 3 ATP and 1 FADH2 is equal to 2 ATP। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये 3 ATP और 2 ATP क्यों होता है। इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंप्लीट प्रोसेस जो है वो किसकी प्रेजेंस में हुई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव। और प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन, और ATP के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की कंप्लीट प्रोसेस होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सकें, जो न्यू वीडियोस मेरे आ रहे हैं वो ज़रूर मिल सकें, और मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।